हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता और उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। देखिए, पृष्ठ तनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें एक हमने पहले वाले वीडियो में केस नली के बारे में बताया। नाम से ही स्पष्ट है कि केस नली का मतलब क्या होता है। केस के समान पतली नली को क्या कहते हैं? केस नली कहते हैं। केस नली की मैंने एक विशेषता बताई थी कि अगर किसी कांच की केस नली को जल में डाल दें, किसी कांच की केस नली को अगर हम जल में डाल दें तो नली में जो जल होता है, आप जानते होंगे जल कांच को क्या कर देता है? भिगो देता है। तो नली में जल जो होता है वो बाहर वाले तल की अपेक्षा क्या हो जाता है? कुछ अधिक ऊपर उड़ जाता है अगर इसमें जल डाला जाए। परंतु अगर इसी कांच की केस नली को पारे में डाल दिया जाए, मान लीजिए पारा है, तो नली में जो जल का पारे का तल होता है बाहर वाले तल की अपेक्षा क्या होता है? कुछ नीचे उतर जाता है। तो किसी केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशकात्व कहते हैं। और केशकात्व का जो कारण होता है वो उस द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। जो द्रव किसी नली को भिगो देते हैं उसमें अगर उस केस नली को डाला जाए, किसी केस नली के पृष्ठ को भिगो देंगे तो उसमें अगर डाला जाए तो नली में जल का तल, जो द्रव का तल होगा बाहरी वाले तल की अपेक्षा अधिक हो जाएगा। और जो द्रव किसी नली के केस नली के पृष्ठ को नहीं भिगोते हैं उसमें अगर हम डाला जाए तो द्रव का तल बाहर वाले तल से अपेक्षा कुछ नीचे उतर जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, इससे संबंधित सूत्र मैं आपको बताता हूँ। आज इसका ये अंतिम वीडियो है, इसके बाद इस पर कुछ सवाल बताऊंगा और फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस चीज़ को आगे करते हैं। इसका रीजन क्या है? तो चलिए मान लिया होता क्या है। हमने इसके पहले दो चीज़ें बताई है। द्रव दाब के नियम को मैंने कहा था कि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। द्रव दाब के नियम हमने कहा था कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर जो दाब होता है उसकी वैल्यू होती है एच रो जी, और एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब क्या होता है? समान होता है। इसी सिद्धांत का कुछ उपयोग होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए नली को थोड़ा हम चौड़ा बनाएंगे ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो। मान लीजिए नली आपकी है, केस नली है, ये थोड़ी चौड़ी हम बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि नली बहुत पतली होती है। बहुत चौड़ी नली में तल नहीं बढ़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि हमने नली में एक जल डाल दिया, एक पात्र में जल डाला और जल में एक कांच की केस नली को डाल दिया। आप जानते होंगे कांच की केस नली में जल का जो तल होता है वो अवतल होता है। कांच की केस नली में जल का जो तल होता है क्या होता है? अवतल होता है। आपको ये मालूम होगा, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए जल का तल यहाँ समतल है, यहाँ भी समतल है। तो जो दाब यहाँ काम करेगा वही दाब ठीक नीचे काम करेगा। आगे यहाँ भी जल का तल समतल है तो यहाँ भी जो दाब काम करेगा वही दाब यहाँ भी काम करेगा। परंतु यहाँ तल वक्राकार है। तो वक्राकार तल में मैंने बताया था कि अलग अलग दाब होता है। दाबों के अंतर को अधिक दाब कहा था। हमने कहा था अवतल पार्श्व का जो दाब होता है उत्तल पार्श्व की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो ऊपर का दाब ज़्यादा होगा, नीचे का दाब कम होगा। नहीं, ऊपर अगर दाब हम P माने तो इसके ठीक नीचे जो दाब होगा वो ऊपर वाले दाब से कम होगा। कितना कम होगा? 2T/R। तो नीचे का दाब क्या हो जाएगा? P - 2T/R, जहाँ R इस वक्र तल की त्रिज्या है। इस वक्र पृष्ठ की क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए इसके ठीक नीचे दाब यहाँ P है, यहाँ दाब P है, पर यहाँ नीचे दाब इससे क्या है? P - 2T/R। और द्रव दाब का ये नियम कहता है कि एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब क्या होता है? समान होता है। एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब का मान समान होता है, जबकि यहाँ देखिए दाबों में अंतर है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए नीचे से जल इस नली में जाने लगता है। नीचे से जल इस कमी को पूरा करने, जहाँ दाब कम होगा तो वहाँ जल जाएगा।
तो द्रव जो जल द्रव उसमें जाएगा तो यहाँ दाब चूँकि नीचे कम है और एक द्रव दाब का नियम कहता है एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होना चाहिए। और नीचे देखेंगे दाब चूँकि कम है, आपको मैंने बताया था अवतल पृष्ठ पार्श्व का दाब जो होता है उत्तल पार्श्व की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ अवतल भाग का दाब ज़्यादा होगा उत्तल पार्श्व का, तो दोनों के दाबों में P2T/R का डिफरेंस होता है। तो अगर ऊपर दाब हम P माने, ऊपर वायुमंडलीय दाब है, तो नीचे क्या होगा P - 2T/R, जहाँ R उस वक्र तल की त्रिज्या है। अब चूंकि एक ही क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है और यहाँ दाबों में अंतर है, तो दाबों की इस कमी को पूरा करने के लिए नीचे यहाँ से जल जो है नली में जाने लगता है और क्रिया तब तक होती रहती है, इससे नली में क्या होगा, जल का तल क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक कि इतनी ऊंचाई तक जाएगा, इतनी ऊंचाई जाके रुक जाएगा, जब तक कि यानी एक निश्चित ऊंचाई तक जाके रुक जाएगा। कितनी ऊंचाई जाएगा, जब तक कि इस नली में जल स्तंभ की जो ऊंचाई हो, इस नली में जल स्तंभ की जो ऊंचाई हो उस दाबांतर के बराबर ना हो जाए। अर्थात नली में जल स्तंभ की जो ऊंचाई का दाब, इस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई का जो दाब हो वो किसके बराबर हो जाए, दाबांतर के बराबर ना हो जाए। और इतनी ऊंचाई का दाब आपको मैंने पढ़ाया है H ρ G पढ़ाया, वो किसके बराबर हो जाएगा, उस दाबांतर के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2T/R के बराबर। यानी H ρ G का मान कितना हो जाएगा, 2T/R, या H बराबर क्या हो जाएगा, 2T/R ρ G। ये समझ में आ गया, इस जरा क्या हो जाएगा 2T/R ρ G। अब ध्यान दीजिएगा इस R का मान अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये आपका वक्र, इसका केंद्र मान लीजिए, इस वक्र का केंद्र यहाँ पर है और इस केशनली की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया, और इस वक्र इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है, और ये केशनली की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा, इस द्रव के अंदर स्पर्श रेखा खींचे तो बताया गया होगा ये संपर्क कोण होता है। अगर मान लीजिए द्रव पृष्ठ के लिए, द्रव कांच के लिए, जल कांच के लिए पृष्ठ तनाव कितना हो, थीटा हो, तो देखना अगर ये थीटा होगा तो देखना पूरा ध्यान से देखिएगा, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो ये आपका हो जाएगा 90, और पूरा 180 होता है, तो इसको जब निकालेंगे तो 90 में इसको निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगा। ये ऑलरेडी 90 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में अगर देखेंगे कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। आधार जो कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो आधार ये हो जाएगा R बटे कैपिटल, या R को ऊपर के कॉस थीटा नीचे लगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R बटे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। इस R का मान ले जाके यहाँ रख दीजिए। अब R का मान जब यहाँ रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा 2T बटे R का मान रखिए यहाँ R cos थीटा इंटू रो इंटू जी। जब ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, H बराबर 2T cos थीटा बटे R रो जी। ये केशनली की त्रिज्या के पद में हो गया, यानी किसी केशनली में चढ़े जलस्तंभ की ऊंचाई जो हो जाएगी, H बराबर क्या हो जाएगा, 2T cos थीटा बटे R रो जी। ये फार्मूला है, हमने जल का उदाहरण लेकर आपको बताया। क्या हो जाएगा बराबर 2T cos थीटा बटे R रो जी बताया। अब देखेंगे थीटा का जो थीटा संपर्क कोण है, आप जानते होंगे जल कांच के लिए बात करते हैं, जल कांच के लिए थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती, न्यून कोण होता है। तो यह 90 है तो cos 90 धनात्मक होता है, तो H क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ कि नली में जो जल का तल होगा वो बढ़ेगा, परंतु अगर हम पारे कांच की बात करें तो थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। बताए होंगे पारे कांच के लिए अधिक कोण होता है, और कांच की वैल्यू जब अधिक कोण होती है, 90 से अधिक होती है, 90-180 के बीच में, तो कांच की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, यानी H का मान ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक आने का क्या मतलब हुआ, ऋणात्मक आने का क्या मतलब हुआ
कि नली में जल का तल नीचे आ जाएगा। इसको हम यहाँ भी बता देते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। तो किसी केस नली में जल स्तंभ की ऊंचाई निकालने का ये फार्मूला है बराबर 2t cos थीटा बटे r रो जी, जहाँ r केस नली की त्रिज्या है, रो उस द्रव का घनत्व है, g गुरुत्वीय त्वरण है, थीटा संपर्क कोण है उस द्रव कांच पृष्ठ के लिए, और t उसका क्या है, पृष्ठ तनाव है। अगर चाकसी में पारा डाल देते थे तो क्या होता, आप जानते होंगे कांच में पारे का तल कैसा होता है, तो अब यहाँ देखिए नीचे का दाब ज़्यादा हुआ, ऊपर P है तो नीचे का दाब क्या हो जाएगा, P + 2T भैया। अवतल भाग का दाब हमेशा ज़्यादा होता है, तो दाबों का अंतर 2T बाई, यानी अगर ऊपर दाब P माने तो नीचे का दाब क्या होगा, P +। अब देखिए द्रव दाब का नियम क्या कहेगा, एक ही क्षैतिज तल पर द्रव दाब समान होते हैं, नीचे का दाब अधिक है, तो इस दाब की कमी को, इस दाब की अधिकता को पूरा करने के लिए बाहर इस नली का जो पारा है वो बाहर जाने लगेगा, ठीक है, और इससे क्या होगा, पारे का तल नीचे गिर जाएगा। इस फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, किसी किस नली में चढ़े जल स्तंभ की ऊंचाई एच बराबर क्या होती है, 2t cos थीटा बटे r रो जी होती है, ठीक है। अब इसमें एक और है कि अगर मान लीजिए कोई केस नली है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस सवाल को। मान लीजिए कि एक आपका पात्र है, उस पात्र में हमने कांच की एक केस नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा किया, ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया, ये ऐसे है आपका पूरा ऊर्ध्वाधर खड़ा किया। और इस कांच की केस नली में जल स्तंभ की जो ऊंचाई है बाहर वाले तल की अपेक्षा, बाहर वाले तल की अपेक्षा कितना है, कैपिटल एच ऊंचाई तक जल चढ़ता है। अब अगर मान लीजिए केस नली को थोड़ा तिरछा कर दे तो क्या होगा, केस नली को थोड़ी सी तिरछी कर दे तो क्या होगा, तो केस नली को जब आप थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो होगा क्या, तो देखिए केस नली को जब ऊपर चेक करेंगे तो देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कोई नहीं बदलेगी, जो पहले थी वही उतनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई रहेगी, केवल केस नली में जल स्तंभ की लंबाई बढ़ जाएगी। मान लीजिए इसको हमने कितने कोण पर झुका दिया, अल्फा कोण पर अगर तिरछा कर दे तो नली में चढ़े जल स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वही रहेगी जो सीधी खड़े करने पर होती है, परंतु नली में जल स्तंभ की लंबाई बढ़ जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समझ रहे हैं ना, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, तो जो ऊंचाई इसमें रहेगी वही ऊंचाई इसमें रहेगी, केवल जल की लंबाई और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखना अगर ये अल्फा है तब ये भी अल्फा होगा। अगर नली में जल स्तंभ की लंबाई यल हो तो कास अल्फा अगर इसमें लगाएंगे तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, यानी हो जाएगा यच बटे यल, या यच बराबर क्या हो जाएगा, यल कास अल्फा। इसका मान अगर रख दें यहाँ तो यल कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा बटे r रो जी, या यल बराबर क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा बटे r रो जी कास अल्फा। ये फार्मूला अगर केस नली को ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पर झुका दें तो जलस्तंभ की लंबाई निकालने का फार्मूला है, और ये फार्मूला अगर ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो उसमें कितना जलस्तंभ चढ़ेगा, इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी केस नली में जल, आप जानते होंगे दाबांतर के कारण जल जो होता है ऊपर चढ़ता है, किसी केस नली में जल चढ़ता है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए किसी केस नली में जल जो है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ गया, बाहर वाले तल की अपेक्षा कितना चढ़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ गया। अब ध्यान देना, दाबांतर की कमी को पूरा करने के लिए जल नीचे से ऊपर जाता है, ताकि जिससे क्या होगा, नली में जल चढ़ जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ेगा। अगर हम इस केस नली को बीच से तोड़ दें तो क्या जल गिर जाएगा, ये प्रश्न उठता है, क्योंकि दाबांतर कम है नीचे वाले का, तो इसलिए नली जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर साधारण सी भाषा में बोला जाए
तो नली में जल चढ़ेगा 10 सेंटीमीटर चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 5 सेंटी बीच से मान ली तोड़ दिया तो ये जाके फिर नीचे गिर जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। ये अगर ऐसा होता तो फव्वारा देखिए ऐसे गिर जाए कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ना चाहिए ना इसको। अब चूँकि ये 5 तक है तो चढ़ेगा फिर नीचे गिर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर नीचे गिर जाएगा, फिर चढ़ेगा फिर नीचे गिर जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फव्वारा ऑटोमेटिक बन जाता, अपने आप फव्वारा बन जाता, परंतु ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? इसमें होता क्या है, जल अगर बीच से तोड़ देंगे तो भी जल आपका नहीं गिरेगा, किसी परिस्थिति में जल नहीं गिरेगा। केवल क्या होगा, जल ऊपर तक जाकर अपने आप को पूरा फैला लेगा, अपनी वक्रता त्रिज्या को फैला लेगा, गिरेगा नहीं, केवल अपनी वक्रता त्रिज्या को फैला लेगा। मान लीजिए एच ऊंचाई पर उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, अब की ऊंचाई घटा के एच डैश कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या बढ़ के, क्योंकि इस फार्मूले को देखिए ध्यान से, एच बराबर मैंने बताया था 2t cos थीटा बटे आर रो जी, आर रो जी, ठीक है। तो एच और आर, यह एक फार्मूला मैंने और बताया था कि एच बराबर एच रो जी बराबर क्या बताया था, 2t बाई आर, ये बताया था मैंने कुछ देर पहले। अब इसको आर को ऊपर ले आओ, एच इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, 2t बटे रो जी। देखिए टी नियत रहता है, रो नियत रहेगा, जी भी रो जल का द्रव का घनत्व तो भी नियत रहेगा, जी भी आर नियत रहेगा, तो इसका मतलब एच आर का मान क्या होगा, नियत रहेगा। तो एच आर नियत रहने का क्या मतलब होगा, एच को हम घटा देंगे तो आर बड़ा हो जाएगा। तो अगर नली को हम बीच से तोड़ देंगे तो जल ऊपर जाके अपनी वक्रता त्रिज्या को फैला लेगा, जिससे वो दाबांतर के उसके बराबर हो जाएगा, जो अंतर आ रहा है दाबों में अधिक दाब के बराबर हो जाएगा और जल नहीं गिरेगा। यदि मान लीजिए एच डैश ऊंचाई पर वक्रता त्रिज्या आर डैश, H1 ऊंचाई पर वक्रता त्रिज्या R1 और H2 ऊंचाई पर वक्रता त्रिज्या R2 हो, तो H1 R1 बराबर क्या होगा, H2 R2, इसका भी एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आखिरी हेडिंग है पृष्ठ तनाव पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। तो पृष्ठ तनाव पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, तो पहला प्रभाव पड़ता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, देखिए ताप परिवर्तन पर पृष्ठ तनाव प्रभाव पड़ता है। ताप अगर बढ़ेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का पृष्ठ तनाव घटेगा और ताप घटाएंगे तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है और ताप घटने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। दूसरा प्रभाव होता है, इसको कहते हैं विलेय का प्रभाव। विलेय का प्रभाव, विलेय का प्रभाव का मतलब होता है कि यदि विलेय क्या हो, विलायक में अधिक घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, कम घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे नमक है, नमक जल में क्या है, घुलनशील है, तो नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। परंतु साबुन जो होता है जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए साबुन मिलाने पर पृष्ठ तनाव नहीं घटता है। और तीसरा होता है अशुद्धि का प्रभाव। अशुद्धि का प्रभाव, अशुद्धि का प्रभाव, अगर किसी जल द्रव की सतह पर कोई चिकनाई पदार्थ हो, चिकनाई पदार्थ द्रव रखा हो या कोई ग्रीस रखा हो, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा पार्ट और बचा है, उसको मैं आपको, उस पृष्ठ तनाव संबंधी 2-4 मिनट का वीडियो है, मैं उसको बना के कल भेज दूंगा और इसको आप करिएगा। सवाल आपको हम 10-12 सवाल दे देंगे इस पृष्ठ तनाव के नली में चढ़े जलस्तंभ की ऊंचाई के संबंध में। इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, आगे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।